हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं एनटीपीसी के रिटायर्ड जनरल मैनेजर और करंटली अभी वो वर्क कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। एक बहुत ही ऊँचे ओहदे पे सर वर्क कर रहे हैं अभी एंड सर को बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है। सर का नाम है राजकुमार सर नाम है, सर एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आप लोगों को शेयर कर सकूँ कि एनटीपीसी में कैसे काम होता है, क्या होता है। बिकॉज़ सर एनटीपीसी में आपको पता होगा कि एनटीपीसी में रेगुलरली वैकेंसी आती है काफ़ी सारी। परमानेंट की वैकेंसी भी आती है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी भी आती है, ठीक है ना? तो सर क्योंकि इसमें काफ़ी साल सर ने काम किया है, सर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उस मामले में है, तो सर विल टेल यू एंड ये जो मीटिंग होगा हम लोगों का, ये कम्युनिकेशन बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स होगा ये, सो दैट सबको समझ में सही से आ जाए। ठीक है? तो आइए सर से स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप सब? हेलो, गुड आफ्टरनून अ, और धीवर गुड आफ्टरनून भगत जी। सर अपने बारे में थोड़ा बताइए सर आप। मैं मेरा नाम राजकुमार प्रसाद है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए फाइनेंस, एलएलबी और बीकॉम ऑनर्स किया। मैं 93 में सीए किया हूँ। उसके बाद 3 साल 4 साल लगभग हिंदुस्तान कॉपर में फाइनेंस के मैनेजर तक रहा। उसके बाद फिर मैं एनटीपीसी में 2006 में आया। एनटीपीसी में 2006 से लेकर 2023 तक वहाँ नहीं काम किया। फिर 1 साल मैं बाल्को उर्वा में फाइनेंस के हेड बन के रहा और मैं पिछले 2 साल से डीपी के सर्वे डिवीज़न का मैं मेन को जो सर्वे डिवीज़न का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये काम कर रहा हूँ। तो सर आपको हिंदुस्तान कॉपर का भी एक्सपीरियंस है, माइनिंग का भी एक्सपीरियंस आपको है? जी हाँ, मैं हिंदुस्तान कॉपर अच्छा। में भी करीब 1996 से 2006 तक यानी 10 साल तक मैं हिंदुस्तान कॉपर में काम किया। इनिशियली मैं घाटशिला में पोस्टिंग हुई है जो झारखंड के जमशेदपुर के एरिया में आता है। वहाँ पर मैं 4 साल काम किया कि वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। करीब 5 से 6 साल तक मैं वहाँ कर रहा। सर ये तो बहुत हमारे लिए अच्छी बात हो गई कि आप एनटीपीसी और हिंदुस्तान कॉपर दोनों के बारे में बता सकते हैं सर हमें। जी हाँ, तो सर आप थोड़ा पहले एनटीपीसी के बारे में बताएं सर, एनटीपीसी क्या काम करती है? कैसे क्या होता है उसमें सर? ये एनटीपीसी का पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, जो बाद में जब वो ने उसका रीनेम हुई तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन मतलब केवल थर्मल वर्ड इसमें आ रहा था। तो जब तक एनटीपीसी थर्मल से बिजली बनाती थी तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नाम था। लेकिन हमने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन किया, गैस में भी आए, थर्मल में भी आए, कोल में भी आए और विंड में भी आए, डिफरेंट डिफरेंट, तो हमने उसका नाम को एनटीपीसी लिमिटेड कर दिया। आज इसका नाम एनटीपीसी लिमिटेड है, ना कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब एनटीपीसी के बारे में जैसे भगत जी बता रहे हैं कि क्या है एनटीपीसी, क्या है क्या नहीं। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। आज के दिन में ये लगभग 90,850 मेगावाट में पावर जनरेट कर रहा हूँ, जो इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट जनरेशन कंपनी के लिए मानी जाती है। इसमें मैं कोल और मेन एनटीपीसी से करीब हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो 60,000 मेगावाट है और हमारे सब्सिडियरीज और जेबी हैं कुछ, तो उससे लगभग 30,000 मेगावाट हम जनरेट करते हैं। आज के दिन में एनटीपीसी पावर जनरेशन में नंबर 1 है और हमारा आज के दिन में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अच्छा। सर एनटीपीसी का मैंने देखा है, एनटीपीसी ग्रीन भी एक कंपनी है, उसकी भी वैकेंसी काफ़ी आती है। सर उसके बारे में कुछ बता पाएँगे? अभी क्या है कि शायद आप लोग अगर न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे या कहीं सोशल मीडिया में है, तो डॉक्टर जमशेद जी का एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में होगा, ठीक है? नहीं, मैं आपको रिकॉल करता हूँ कि अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, तो मुझे मार्केट के हिसाब से मुझे चलना होगा। तो मार्केट के हिसाब से चलना होगा तो टाटा स्टील जो कि स्टील जो है पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस है कि वो मार्केट को ध्यान में रख कर के टाटा स्टील में स्टील बनाता। उसी तरह एनटीपीसी जो है, मैं मार्केट के हिसाब से और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से मैं अपना जनरेशन करता हूँ।
हमारा मेनली कोल बेस्ड जो है पावर जनरेशन होती थी, लेकिन कोल बेस 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल के बाद कोयला हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोयला खत्म हो जाएगा तो मैं पावर जनरेशन कर नहीं सकता। तो पावर जनरेशन नहीं कर सकता है तो चूँकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी देश का इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि पावर होना मस्ट है। तो पावर होना मस्ट है तो मैं अल्टरनेट रिसोर्स के रूप में आगे बढ़ा। अल्टरनेट रिसोर्स में ग्रीन एनर्जी होगी। ग्रीन एनर्जी के अंदर में हमारा कुछ विंड हो गया, कुछ थर्मल हो गया, कुछ सन के जैसे मैं बनाता हूँ सोलर सिस्टम इसको बोलते हैं। ये सब हमारे मोड हो गए जो आज का अल्टरनेट कोल का अल्टरनेट है जिससे मैं कोयला बना रहा हूँ। पहली, दूसरी हमारे जो एक एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन के लिए हमारी जो भारत सरकार इंटरनेशनली उन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट पे कि जो कोल से पॉल्यूशन होता है, कोल से पॉल्यूशन को मैं कम करूँगा और कोल की जगह अल्टरनेट रिसोर्स से मैं कोल बनाऊँगा। तो भारत सरकार की कमिटमेंट है इन रिगार्ड पॉल्यूशन, रिगार्ड्स जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है कोल का उसके लिए, तो मैं ग्रीन एनर्जी भी उसका एक पार्ट है जिसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट ईयर ग्रीन एनर्जी का एक आईपीओ आया था जो बहुत ही सक्सेस रहा है और उस पाथ में मैं भी जा रहा हूँ। सर, अब मुझे ऐसा बताइए कि जैसे लोग इंटरव्यू में जब अपीयर करते हैं एनटीपीसी के, तो जैसे पूछा जाता है कि एनटीपीसी क्या काम करती है? जैसे सर आपने बताया कि थर्मल पावर जनरेशन करता है। बट सर ये पूरा प्रोसेस है क्या? कैसे जनरेट होता जनरली है? होता क्या है, प्रोसेस तो बहुत लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। इसके प्रोसेस क्या होते हैं कि इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं हमारे कोल होते हैं। तो कोल हमारा जो कोल इंडिया से मेरा कोयला आता है, बीच में मैं इंपोर्ट कोल से भी बिजली बनाता था। तो लेकिन इंपोर्ट कोल का जो उसके कंटेंट्स है और उसके कॉस्ट इतना महंगा होता था जो मैं बिजली बनाने के लिए हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट नहीं था। मैंने इंपोर्ट कोल को बंद कर दिया और कोल इंपोर्ट कोल जो है वो हमारी प्लांट इंडिया में इंपोर्ट कोल से बिजली बनाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो उस कारण से बनाते हैं। तो मेरे जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कोल होता है जो कोल इंडिया से आता है। तो उसको मैं कोल इंडिया से कोयला लेता हूँ, उसका एक ट्रस्ट होता है उसको MGR, और हमारा एक फ्यूल सेक्शन सर ये बनता क्या है। एमजीआर क्या है सर? MGR क्या है कि मेरी गोल्ड लाइन, मेरी गोल्ड लाइन क्या है कि मैं रेलवे से वैगन भाड़े में लेता हूँ ओके। और जहाँ पर माइंस है उस माइंस से मैं लाइन अपना बिछाता हूँ अपना। अच्छा, जो हम रास्ते में देखते हैं सर, जो Yes, मालगाड़ी आती है कोयला yes, भर करके। वो मेरे अच्छा। मेरे मेरे रहते हैं। मैं अच्छा। कैपेक्स के रूप में उसको खर्च करता हूँ। ओके। मेरे स्पेशल लाइन होते हैं, मेरे स्पेशल वैगन होते हैं। हम्म। मैं कोल इंडिया से कोयला लेता हूँ और लाखों लाखों टन का कोयला उसके साथ एग्रीमेंट है, उसको क्रश करता हूँ। क्रश करने के बाद उसको फायर करता हूँ। फायर करने के पास हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट से स्टीम बनता है। स्टीम बनते से मोटर उसका फिर चलता है और मोटर से फिर पावर जनरेट होता है। पावर जनरेट होता है कि पावर जनरेट होकर के PGCL एक पब्लिक सेक्टर और है, उसको मैं ट्रांसमिट कर देता हूँ और ट्रांसमिट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह में बिजली चली जाती है। अब इसमें क्या होता है कि बिजली जो मैं प्लांट लगाता हूँ, तो प्लांट में ऐसे नहीं लगा लिया कि लगा लिया और हमारा बिजली बन गया तो पुल लेकर। तो जिस स्टेट में प्लांट लगता है तो वहाँ पर प्लांट लगने के पहले एक एग्रीमेंट हो जाती है हमारी। तो उस एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट होता है कि जिस स्टेट में मेरा प्लांट लग रहा है उसका 60% मैं उसको दूंगा और 40% दूसरे स्टेट का दूंगा। इस कारण से हम लगाने के पहले ही हमारी बिजली बिक जाती है, ओके। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है बिजली की बना के मैं रख नहीं सकता हूँ, इसको जनरेट करूँगा मुझे बेचना है। अब ये इशू होता है कि बिजली बनाया, बिके, पैसा आया कि नहीं आया, आप किसको बेच रहे हो? तो हमारे जनरली जो कस्टमर होते हैं, वो होते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमसे बिजली लेती है और वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपनी जनता को बिजली देती है उसके जो रेट को उस हिसाब से। कुछ रेगुलेटरी बॉडी है जिसके आधार पर हमारा रेट फिक्स होता है। गवर्नमेंट का कुछ इसमें इंटरफेरेंस होते हैं कि रेट का ऐसा ये फिक्स होगा, वो आप लोग अप्रूव करते हैं। इसके बाद भी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से मुझे पैसा टाइमली मिलता नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पहले से इतनी लाइबिलिटी रहती है, पेमेंट नहीं करता है। तो हम लोग एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं। बिजली हमने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 500 करोड़ का बिजली दिया। ये जब पैसा मांगने जाता हूँ तो बोलता है भाई मेरे पास पैसा नहीं, बाद में देंगे।
तो एनटीपीसी का के बैलेंस शीट आप देखेंगे कि उसमें बेड डेज या रिसीवेबल या बहुत सा पैसा डूबा हुआ, एक भी पैसा नहीं है, एकदम सर क्लियर है। गवर्नमेंट से पैसा भी नहीं मिलता, ऐसा भी होता है? नहीं, उसमें होता क्या है कि मैं जिसको भी बिजली, जिस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिजली बेचता हूँ, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक एग्रीमेंट करता हूँ। तो कि सर, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमसे 1200 करोड़ का बिजली दे रहा है, अगर वो 30 दिन के अंदर पैसा नहीं देगा, तो उसको आप जो बजट का जो पैसा देंगे, उस बजट से मैं जवाब दे दीजिए। ओके। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, मैं उसको 30 दिन होता है उसके पहले उनको फॉलो करता हूँ, नहीं मानता सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा होता सही, तो नया चीज़ जानने मिला हमें भी, तो है। कैसे काम ट्राई होता है। पैक है, ट्राई पार्टी में जो है, इसके हमारे पैसे एनटीपीसी के पैसे डूबते नहीं है। एनटीपीसी के पैसे बेडरेस्ट नहीं होते हैं, एनटीपीसी के पैसे जो है टाइमली आ जाता है। तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट, उसके मतलब कमर्शियल डिपार्टमेंट भी सपोर्ट नहीं। तो सर आप लोग जो स्टेट में जो प्लांट खोलते हैं अपना एनटीपीसी का, तो क्या सर इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करता है इसमें, या 100% आपका सेंट्रल का ही होता है? नहीं, इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें आज पहले कभी क्या होती थी कि सब्सिडी का एक कंसेप्ट था और सब्सिडी मिलता था जो भी था हर चीज़ में। अब ऐसा कोई सब्सिडी का कोई टर्म्स नहीं है। हर पब्लिक सेक्टर को इंडिपेंडेंट अपने अपने एक्सपेंडिचर को खुद ही बियर करना पड़ता है। कैपेक्स होता है, ऑपेक्स होता है। हमारी एक गाइडलाइन ग्रुप में डीपी है, डीपी का एक गाइडलाइन होता है जिसको कैपेक्स ऑपेक्स को सबको मॉनिटरिंग करने के लिए एक पैरामीटर देता है, उसे पड़ता है। तो जिस स्टेट में हमारे पावर के प्लांट लगते हैं, उस स्टेट इतनी हेल्प करती है कि मुझे वहाँ पर जमीन दिलाने में उनका सपक होता है, बाकी मॉनिटरिंग तो की हमको नहीं देते। सर अब देखो, जैसे आप लोग ये सर बार-बार एक वर्ड जिक्र कर रहे हैं डीपीई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को पता नहीं है डीपीई क्या चीज़ है। सर थोड़ा बताएँगे डीपीई क्या चीज़ है? ये डीपी का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में एक डिपार्टमेंट है। डीपी का काम क्या है कि इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर हो जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक हैं, गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए हैं, तो उस पब्लिक सेक्टर को डीपी गाइडलाइन करता है, गाइडलाइन निकालता है कि आपको ये पैरामीटर में आपको पब्लिक सेक्टर चलाना है। आपके इस साल में इतने प्रॉफिट होना चाहिए, इतना कैपेक्स खर्च होनी चाहिए, इतनी आपका जनरेशन होना चाहिए। वो लास्ट 5 साल 10 साल का रिपोर्ट देख करके डीपी जो है मुझे एक मेमोरेंडम में साइन करवाता है और उसके आधार पर वो अपना जनरेशन करता है। अगर जनरेशन नहीं होता है तो उसकी ग्रेडिंग कम कर दिया जाता है, उसको परफॉर्मेंस में गुड, वेरी गुड की जगह गुड कर देगा, गुड से बैड कर देगा, जो कंपनी का ओवरऑल इफेक्ट करता है। ये डीपी का काम है कि आप टाइम टू टाइम ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को गाइड करना, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में रूल्स गवर्नमेंट का वगैरह। स्टेक। तो सर जैसे आप मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह से सारे बैंकों के लिए जो आरबीआई होता है, गवर्निंग बॉडी होता है, उसी तरह से सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी पीएसयूज इंडिया में, सबके लिए डीपी इज द मतलब बेसिकली गवर्निंग बॉडी। डीपी जो है स्पेशली जो हमारी पब्लिक सेक्टर में 5 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी नाम है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, ऑपरेटिंग। कुछ सीपीसी ऐसे हैं जो अंडर लिक्विडेशन है, कुछ सीपीसी ऐसे हैं जो क्लोज होने को है, कुछ सीपीसी ऐसे हैं जो मर्जर पर नहीं है, कुछ सब्सिडरी हैं, कुछ जॉइंट वेंचर है, कुछ सबको कंट्रोलिंग ये डीपी को। ओके। तो बेसिकली सर डीपी में ही काम करते हैं सर, एक बहुत अच्छे पोस्ट पे है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये भी देखिए, ये भी देखिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब लाइफ रिटायरमेंट पे ख़त्म नहीं हो जाता। ये इतना अच्छा स्कोप है, सोचिए आपकी रिटायरमेंट के बाद भी सर एक एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, एंड आई विल नॉट कोट द सैलरी, सर इज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट इन द मिनिस्ट्री। ठीक है, आप उनका रहन सहन देख के भी समझ सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, तो ऐसा है। भगत जी, एक चीज़ में हमारे जो व्यूअर हैं वो आपको भी बता दूं, हर चीज़ का पैसे से उसका सर कंपेरिजन बट सर जनरली कैंडिडेट, यंग कैंडिडेट सर, उनके लिए तो पैसा ही इंपॉर्टेंट अभी है सर। आपने तो सर पूरा राइट मतलब अच्छे से कर के लिया। लिए भी बता रहा हूँ। अब हाँ। देखो, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देखिए हाँ। कि पैसा का इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आपको खूब पैसा देंगे लेकिन मेंटली आप जो है ना वहाँ पर आप हाँ। अनरेस्ट में रहो। जी यही बात है। हाँ। कुछ कंपनी ऐसे हैं जो पैसे कम कम नहीं बोलो, उसको मॉडरेट मिलेंगे आपको, हम्म। लेकिन मेंटली जो है आप वहाँ पर रेस्ट में रहो। मेन तो मेंटली तो स्टेबिलिटी। मैं जो व्यूअर हैं जो हम्म। देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मनी इज ए नॉट ए मटेरियल। आप जहाँ काम कर रहे हो या करने वाले हो या करने की इच्छा रखते हो, तो वहाँ से क्या सीखोगे और क्या आप मेंटली कितना पीस होकोगे, उस पर आपको फोकस करना। ये मैं व्यू को बताना चाहूँ।
सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपसे कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स आते हैं, चार्टर्ड क्वालिफाइड आते हैं आपके सर यहाँ पे एनटीपीसी में सेमी क्वालिफाइड सीए को भी लेते हैं एंड सर सेमी क्वालिफाइड सीए को 90,000 का आसपास सैलरी मिलता है आपके यहाँ पे आज के डेट में एंड क्वालिफाइड भी आते हैं वो तो ओपन वैकेंसी से आते हैं सर। सर ये काम क्या करते हैं फाइनेंस में? मैं थोड़ा सा आगे बता दूं कि हाँ। क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है हमारा हाँ सर। और क्या काम करते हैं, थोड़ा सा मैं क्लिक कर देता हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, ऑफ कोर्स चार्टर्ड ऑब्लिक आईसीएमए ऑब्लिक एमडीए फाइनेंस, पहले जो एनटीपीसी है सीए को खाली लेते थे, बाकी आईसीएमए हो गया, अभी एमबीए फाइनेंस फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट कैट के थ्रू जो आता है उसको भी बोलते हैं। तो उसके क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं थोड़ी जितने प्रोजेक्ट हमारे इस प्रोजेक्ट में वैकेंसी देखता हूँ कितना है, 100 200 400 500। फैन इधर करते हैं। नहीं सर, तो 200 400 500 कितनी वैकेंसी वो मैं देखता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं पेपर में एलिजिबिलिटी देता हूँ और एडवर्टाइजमेंट के आधार पर अप्लाई करते हैं लोग। अगर वैकेंसी के आसपास में सपोज आ गया और नहीं है तो फिर मैं उसका इंटरव्यू के द्वारा रिक्रूट कर लेता हूँ। अगर ज़्यादा नंबर्स आ गया तो ज़्यादा नंबर्स आने के बाद फिर मैं उसका रिटन टेस्ट लेती हूँ। रिटन टेस्ट के लिए मैं थर्ड पार्टी को मैं देता हूँ, लाइक TCS, जो भी अच्छे अच्छे जो IT सेक्टर कंपनी है उसको मैं देता हूँ। जैसे उसका क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में दे दिया, पैरामीटर बता दिया और रिटन में क्वालिफाई करके क्या आता है, भाइवा फिर होती है। भाइवा चूँकि एक फॉर्मेलिटी रहता है, क्योंकि रिटन क्वालिफाई कर गया उतनी काफ़ी है, तो भाइवा के बाद इसका जस्ट टू चेक कि वो काम करने के लायक है कि नहीं है, कैसा अंडरस्टैंडिंग है या डिसिप्लिन है कि नहीं। एक तो हुआ जनरल प्रोसेस, उसके अलावा भी मैं और प्रोसेस कर लेता हूँ। एक अभी नया कंसेप्ट हो गया हमारा, फिक्स टर्म और बेसिस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स टर्म बेसिस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि 3 साल का रिसेल होता है, उसके बाद 1 साल फिर बढ़ाता हूँ, फिर 1 साल बढ़ाता हूँ, 5 टोटल 5 साल के लिए। 5 साल के लिए मैं देता हूँ। उसमें उसका लगभग 1 लाख रुपया एक एक टाइप का क्वार्टर जहाँ पर रहेगा, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, बाथरूम, लैट्रिन, वो ओके, अच्छा हाँ, वो देता हूँ। और वो और उसकी वाइफ का मेडिकल फैसिलिटीज। हाँ मैंने देखा मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल में भी आप मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। राइट राइट, हमारे हर प्लान में अच्छे क्लास के हॉस्पिटल है जहाँ पर एम्प्लाई और एक प्लांट से जितने जुड़े हुए लोग हैं सबका होगा मेडिकल फैसिलिटीज है। तो वो फिक्स टर्म सर मेडिकल अनलिमिटेड होता है ना ये? मेडिकल में उसका जो रूल है कि एम्प्लाई का स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे, उसको हम लोग अनलिमिटेड अनलिमिटेड, ये बहुत ही अच्छी बात है कि अनलिमिटेड मेडिकल कवर्ड है, मतलब कुछ भी होगा या मतलब 10 लाख खर्च हो या 10 करोड़ खर्च हो, पूरी कंपनी खर्च करती है, आपके लिए सिर्फ नहीं, आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी खर्च करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बेनिफिट है सर। एंड मतलब बहुत अच्छी बात है। हाँ। एनटीपीसी में पहले क्या था, कुछ कुछ हॉस्पिटल थे। आज के ज़माने में इंडिया का जितने भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, जैसे आपका अपोलो हो गया, वहाँ पे जितने जितने इंडिया के टॉप ऑल इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया में। और आपको कुछ करना नहीं है, एक आई कार्ड होता है। इस तरह से आप एटीएम का पैसा निकालते हैं, उसे एनटीपीसी का आई कार्ड है, हॉस्पिटल में जाओ दिखाओ और दिखा के वो फिंगर में साथ में कनेक्ट करता है, करो और आप एपीडी भर्ती हो जाओ। 10 करोड़, 10 लाख 50 करोड़ जितना कुछ होगा सब कंपनी देगी। ये भाई मैं बताना चाहूँगा, ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं मिलता फैसिलिटी। ये मेडिकल के लिए एनटीपीसी आज के दिन में बेस्ट है। और ओपीडी, ये तो वो आईपीडी भर्ती होने का, हाँ। ओपीडी में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे, जितने पैसे खर्चे होते हैं आप पैसे खर्चे कर लो, फिर आप सिस्टम में अप्लाई करो, आपके पैसे फिर मिल जाएंगे दवाई के अब पैसे। सोचो आप कई लोग पूछते हैं ना सर सीटीसी कितना मिले, कंपेयर करते हैं कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जब सीटीसी कंपेयर करते हो प्राइवेट में, भाई प्राइवेट में तो वो पैसा मिल रहा है आपको बस। अब सोचो यहाँ पे पैसा तो सैलरी मिल रहा है, उसके अलावा ये बेनिफिट है। राइट, अगर आपके मेडिकल में इतना खर्च हो गया, सोचो वो आपको पॉकेट से नहीं देना, वो कंपनी पेमेंट करेगी, तो ये भी तो सीटीसी का ही पार्ट है। दैट्स व्हाई आई टेल ऑलवेज दैट कि गवर्नमेंट में ना कभी सीटीसी फिक्स नहीं होता है। आपको जो वहाँ लिखा रहता है सीटीसी में, एक मिनिमम सीटीसी होता है, मैक्सिमम आपको गारंटी नहीं, जितना जरूरत होगा उतना मिल जाएगा आपको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जो व्यूअर है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि कुछ सीपीसी ऐसे हैं, सीपीसी मतलब कंपनी जो पब्लिक सेक्टर जिसको बोल रहा है, जो उसको महारत्न का दर्जा दिया गया है, वो आज के दिन में जो भी आदमी अगर सर्विस करना चाहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या पोस्ट अकाउंटेंट, जो फाइनेंस के जो बंदे हैं, तो उसके जितने भी वो सपना में सोच कर, जितने उसके ड्रीम है कि क्या क्या हमको मिलना चाहिए कहीं भी करें, वो सब कुछ मिलता है इसमें। अब जो भी सोचो, बच्चे का पढ़ाई है, बच्चे का लोन है, स्कूल का लोन है, ट्रीटमेंट है, फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, चश्मा है, घर का फर्नीचर है, टेबल है, कुर्सी है,
आप जो चाहिए सब कंपनी देती है। सब बच्चे के पढ़ाई का खर्च भी देता है कंपनी? कंपनी के पढ़ाई का एजुकेशन लोन मिलता है, जिसका नहीं, नहीं, जैसे नॉर्मल स्कूल के जब वो तो नहीं मिलता होगा ना, नहीं, स्कूल फीस तो? स्कूल फीस का तो टैक्स का बेनिफिट है, हाँ, यानी जो हमारे टाउनशिप में स्कूल है, ओके, तो टाउनशिप में स्कूल में हम उस अच्छे स्कूल को टाउनशिप में लाते हैं, और जो एनटीपीसी को बच्चे उसमें पढ़ते हैं, तो सब्सिडी रेट में उससे फीस लिया जाता है, जो बहुत ही नॉमिनल है। अगर सपोज आर के पुरम में आप डीपीएस में पढ़ाते हो, तो एक बच्चे का ऑन एन एवरेज 5 लाख 8 लाख खर्च होता है साल का, और वही डीपीएस हमारे पास वही उसी का ब्रांच है, मुश्किल से 50-60 हज़ार में हो जाता है साल में। अच्छा। तो कहने मतलब क्या है कि मैं सीबीएसई तो और बढ़ गया सर आपका इसमें तो फिर। प्लस आपको एक साल में एक टेलीफोन आपका 50,000 में दिया, एक साल में आपको 1 लाख का घर का फर्नीचर लेने के लिए अकॉर्डिंग टू ग्रेड कुछ पैसे मिलते हैं, फिर आपको चश्मे के पैसे मिलते हैं। 1 लाख तो सर इनिशियल लेवल पे है आपके यहाँ फर्नीचर का, 1 लाख प्लस जीएसटी है। इसमें हुआ 5 लाख भी जाता। हाँ, सर का 5 लाख रुपए जीएसटी का मतलब फर्नीचर के अलावा था, अब देख लो आप। उसके बाद जो भी है आपका एजुकेशन, हम्म, बच्चे को हायर एजुकेशन पढ़ाने चाहते हैं, अगर एमबीबीएस करा रहे हैं या आप इंजीनियरिंग करवा रहे हैं तो उसका लोन है, घर लेना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपये तक का घर का लोन मिल जाता 1 करोड़ रुपए तक का घर का लोन भी मिलता है, एंड आई विल टेल यू दैट कि वो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, बैंकों की हाँ। तरह कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं नहीं ना, होता। पेपर में कुछ भी नहीं है आपका हाँ। बस। तो कहने मतलब है कि आपकी जितनी इच्छाएं हैं कि हमको किसी कंपनी में ज्वाइन करने से ये मिलेगा, वो सब सुविधाएं और शायद सर NTPC फॉरेन में में पढ़ने का पैसा भी मिलता है ना? foreign deal का सब। और आपने भी शायद फॉरेन से पढ़ाई की है? हमने भी किया है, मुझे एनटीपीसी को दिया है। एमबीबीएस किया है। कहाँ से किया सर फॉरेन से आपने, सर क्या कोर्स किया है? मैंने हार्वर्ड से एमबीए किया। सर ने हार्वर्ड से एमबीए किया है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब देख लो आप एनटीपीसी में जॉब करके, अब आप देख लो कौन सा प्राइवेट कंपनी आपको ऐसे भेज रहा है पढ़ाने के लिए। आप देखो, और सबसे बड़ी बात क्या है, हाँ, क्योंकि एनटीपीसी के बारे में बता रहा था, हाँ, हालांकि मेरे पास जितने पब्लिक सेक्टर है सबके बारे में बता सकता हूँ, हाँ। लेकिन एनटीपीसी बताऊँ, एनटीपीसी में आप गूगल में सर्च करो तो बेस्ट प्लेस टू वर्क का कई बार अवार्ड मिला। मतलब कहने मतलब है कि आप वहाँ पर कर करके कितने खुश हो, उसके उस कम एम्प्लॉयर को बहुत अवार्ड मिला। मतलब वहाँ पर आप जाओगे काम करोगे ना, तो काम करने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। प्लस उसके टाउनशिप इतने खूबसूरत होते हैं कि स्विमिंग पूल है, क्लब है, सिनेमा हॉल है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, प्रैक्टिकल स्कूल है, अच्छे अच्छे दुकानें हैं। आपको टाउनशिप से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या चाहिए तो सर? आपको हाँ, मतलब ये है कि अगर कोई आप अपना में सोच रहे हैं, तो आप अच्छे महारत्न कंपनी में ज्वाइन कीजिए। भगत जी बोले कि कैसे रिक्रूट होता है, रिक्रूट का प्रोसीड्यूर ये है, डायरेक्ट आप जाएंगे तो एक मीटिंग टेस्ट होता है, वाइवा एक फॉर्मेलिटीज होती है, वाइवा भी होता है। सेकेंड में फिक्स टर्म बेसिस में भी हम इंटरव्यू के बेसिस पर लेते हैं, प्लस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोई आदमी करना चाहे तो उस टाइम का विजन है, कोई इंटरमीडिएट पास किया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रूप में वहाँ का जाइए तो 22,000 25,000 इंस्टीट्यूट का रोल है, वो देते हैं। टाइम टू टाइम कुछ एडोब बेसिस पे लेना होता है तो लेते हैं। कहने मतलब है कि जो प्रोसीड्योर है उसमें आप बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जो सीए पढ़ लिया तो सीए पढ़ने के बाद रिटन टेस्ट देने में क्या दिक्कत है? रिटन टेस्ट जो आप जो पढ़ेंगे, जो बैलेंस शीट का आइटम है, केल का आइटम है, जो नॉर्मल जो रेशियोज जो होते हैं वो सब के क्वेश्चन पूछते हैं, आप कर लेंगे। सर अभी मैंने देखा है कि कॉमर्स जॉब एकेडमी मार्केट में भी एक है, हाँ, उनके यहाँ से बहुत बच्चे निकल रहे हैं। पावर ग्रिड में भी लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, 28 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे वहाँ से। राइट राइट। एंड सर एनटीपीसी में भी काफ़ी लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं अभी वहाँ से भी इंटरव्यू के लिए। एंड आई थिंक पावर ग्रिड में क्वालिफाइड सीए में 8 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, और उसमें 3 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। राइट राइट। एंड काफ़ी अच्छा पढ़ा रही है वो भी। हाँ नहीं ठीक है, मैं तो ये चाहूँगा हम्म। कि पढ़ते सभी लोग हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा वीडियो को मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन पास सभी लोग नहीं करते हैं। तो पढ़ते हैं सभी लोग हैं, पास नहीं करते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि सही सही गाइडेंस आपको नहीं मिली। एग्जैक्टली। आपको कोई गाइडेंस देने वाला अगर अच्छा आदमी मिल जाए तो आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं। इसलिए गाइडेंस के लिए जैसे भगत जी बता रहे हैं, उनके कोई हैं इंस्टीट्यूट हैं, इनके कॉमर्स जॉब एकेडमी। कॉमर्स जॉब एकेडमी है, आप वहाँ पर जो भी है मटेरियल है, स्टडी मैटर है, कुछ आपका क्वेरी है और पूछें, और आपको गाइडेंस अच्छा मिल गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो। टाइम वेस्ट नहीं होता है, इसकी सबसे बड़ी बात है, आप कम टाइम में क्वालिफाई कर सकते हैं पढ़ने चीज़ों का कोई अंत नहीं है, पढ़ने का कोई अंत नहीं है, पढ़ते जाएंगे, लेकिन आप एक सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे, एक पैरामीटर में नहीं पढ़ेंगे, तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए आपको गाइडेंस भी करें। सर अब आप बताइए सर, ये फाइनेंस में लोग जो रिक्रूट होते हैं वो क्या काम करते हैं? पेरेंट्स में जनरली क्या होता है कि जिस भी इंडस्ट्रीज में आप रिपीट होंगे,
तो आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता। फिनेंशियल स्टेटमेंट आपके जो काम होते हैं, फाइनेंस में जो काम होता है, एक होता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जिसमें आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कंपनी के जो पैरामीटर हैं, क्या उसके बीच को स्टॉक पे देना पड़ता है। एक एक काम तो ये हो गया। दूसरा है कि हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं तो उसको पेमेंट करना होता है, तो वेंडर पेमेंट एक डिपार्टमेंट होता है, वो एक हो गया। दूसरा ये हुआ कि एम्प्लॉई जो काम करता है, एम्प्लॉई को जो पेमेंट करते हैं तो सैलरी एम्प्लॉई सेक्शन। डिपार्टमेंट, सर्विस सेक्शन हो गया। तो आप जब भी रिक्रूट होंगे तो फाइनेंस के डिफरेंट डिफरेंट एंगल में आपकी पोस्टिंग होगी, और जो फाइनेंस के लास्ट में रिटायर करता है लाइक इमी, वो सभी सेक्शन में 2-2 साल 5-5 साल तक काम कर करके एकदम मल्टी टैलेंटेड बन करके मल्टी Yes. फंक्शन काम कर करके आप निकलेंगे। कि आप कहीं बाहर भी जाएंगे तो यही बोलिए कि मैं ये सैलरी सेक्शन में काम नहीं किया हूँ, मैं वेंडर पेमेंट सेक्शन में काम नहीं किया हूँ, मुझे बैलेंस शीट बनाना नहीं आता है, ऐसा आप नहीं बोलेंगे। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में काम करना है, लेके एक्सपोजर करना है। एक चीज़ और मैं व्यू तो बताता हूँ, जिस सेक्शन में जहाँ भी काम करेंगे आप ऐसा काम करो कि उसमें मैं मास्टर हो गया, तब आपकी पूछ होगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कोई सेक्शन में काम किया, मन नहीं लगा, बस टाइम पास किया, दूसरे सेक्शन में गया, मन नहीं लगा, टाइम पास किया। लास्ट में स्थिति ऐसी हो गई है कि वो मास्टर तो बन नहीं पाता, नन ऑफ मास्टर बन जाता है। तो ऐसे हालत में आपको जो भी सेक्शन में काम करना है, आप मन लगा के काम करो, और ऐसा काम करो कि कल आपकी खुदाई हो वहाँ पर। कभी भाई वो आज ऑफिस नहीं आया, ये ऑफिस चलेगा कैसे? ये मेरा एक गुरु मंत्र है जो व्यूअर देख रहा है, कि आप कहीं भी काम करो, ऐसा काम करो कि अगर आप एक दिन ऑफिस में नहीं आए तो ऑफिस में ताला लगाने की नौबत आ गया, तो आप इतना मास्टर बन जाओ। इतना मास्टर बनो तो आपकी पूरी पूरी लाइफ जो है ना, आप ऐसे काटोगे कि उसका कोई मतलब आप तो सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप सर को ही देख सकते हैं। सर रिटायरमेंट के बाद भी सर लास्ट 2 साल से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक बहुत ही ऊँचे ओहदे पे काम कर रहे हैं, और सर अभी और काम करेंगे अभी और। ठीक है? तो काम ऐसा ही करना है आपको बेसिकली। सर अब आप और ये बताइए सर इसमें कि जैसे आपने तो बताया कि ये सेक्शंस होता है अलग-अलग। सर और क्या लर्निंग हो सकता है? मतलब एक बच्चा जब आता है सर उसमें, जैसे आपने जो जैसे पॉइंट सारा बताया सर अभी। सर तो ये मैं पूछ रहा था आपसे कि सर और क्या लर्निंग से फॉरेन से कोई बोरिंग वगैरह भी होता है सर आप लोग में? जैसे एक्सटर्नल से कोई बोरिंग हुआ, क्या सीखने को और मिल सकता है इसमें? नहीं, बोरिंग क्या है कि जैसे कि मैं तो मतलब हमारा एक सेक्शन है, उसको बॉन्ड सेक्शन कहते हैं, जो हेडक्वार्टर में होता है। क्योंकि हम लोग क्या मार्केट से हम लोग पैसा लेते हैं बॉन्ड के थ्रू, और हमने पहले बोरो भी करते हैं, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं होते हैं मेनली प्लांट लगाने में, उसमें बिलियन और बिलियन रुपीज़ खर्च होते हैं। तो उतने पैसे तो है ही नहीं हमारे पास। कैपेक्स को भी प्रोविजन रहता है, डीपी के थ्रू आता है, तो मैं बोरो करता हूँ। बोरो में कमीशन के थ्रू जिसका रेट बहुत कम होता है, तो इससे मैं जुड़ता हूँ। ओके। तो सर अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला हमें सर एनटीपीसी के बारे में। और भी सर कोई क्वेरी आएगी तो हम लोग आपसे पूछेंगे सर। और आप लोग को भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द क्वेरीज। थैंक यू सो मच। चलिए, मैं सब व्यूअर के लिए भी बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी कीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप भगत जी हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।